Good day, dear students. Now today we will start with lecture number 5 of our course, Total Quality Management TQM. Now in the previous lecture we were discussing about the different ways of maintaining quality and the different processes to maintain quality. Now today we are going to continue that. We were speaking about in the previous lecture, in our fourth lecture, about the different awards given to companies and the way those awards are judged, on what basis they are judged, and then a company is given that award. Now, we were speaking about the National Malcolm Baldrige Award. In that award, we were speaking about the examiners, on what level did they judge the National Baldrige, which categories did they judge it on, and on that base they gave that award to a specific organization. अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों देते हैं अवार्ड? वो उसको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए देते हैं. सो लास्ट में हमने उनकी कैटेगरी 7 कैटेगरीज पढ़ी अबाउट जजिंग, कि वो किन बेस 7 कैटेगरीज की बेस पे उस अवार्ड को जज करके ऑर्गेनाइजेशन के फिर वो अवार्ड उनको देते हैं. नाउ दीज अवार्ड्स आर बेसिकली मेड फॉर द रीजन के एक ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है प्रोसेस वो इम्प्रूव हो, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशंस कुड ले डाउन अ सेट preset design for maintaining their quality. So then they do get those awards for that high quality standards that they're maintaining in their organization. Now the last Baldrige category, we had spoken about the previous 6 ones. Now the last category out of those 7 categories was that it receives the highest points and deals with business results. So हमने पहले 6 पढ़े, ठीक है, जिसमें लीडरशिप भी आ गया, कस्टमर और उनकी सेटिस्फैक्शन भी आ गई. उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी थी फिर प्रोसेस मैनेजमेंट भी आ गया, दैट वाज द 6th पॉइंट, एंड देन द 7th पॉइंट वाज बिजनेस रिजल्ट्स, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो जज करते हैं, 450 पॉइंट्स. नाउ इसमें बिजनेस रिजल्ट्स, व्हाट डज इट डील विद? द हाईएस्ट पॉइंट्स जो उसमें जिसमें मिलते हैं वो बिजनेस रिजल्ट्स के मिलते हैं. द न्यूमरस मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस are considered from percentage of defective items to financial and marketing measures. इसमें क्या चीज जज की जाती है कि numerous measures जज किए जाते हैं परफॉर्मेंस के. they are considered from percentage से लेके of defective items to financial and marketing measures. so उनका हम ये देख रहे होते कि उनका defective items की percentage देखते हैं, उसके बाद उसके कॉस्ट एंड फाइनेंसेस देखते हैं, और फिर उनके मार्केटिंग मेजर्स देखते हैं. So companies need to demonstrate progressive improvement. So companies को एक demonstrated progressive improvement शो करनी पड़ती है कि साथ साथ वो प्रोग्रेस कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट में, इन मेजर्स में ओवर द टाइम, नॉट ओनली अ वन टाइम इम्प्रूवमेंट. सिर्फ एक टाइम की इम्प्रूवमेंट नहीं उनको चाहिए होती, बट अगेन एंड अगेन दे नीड टू बी इम्प्रूविंग द मेजर्स ऑफ क्वालिटी, सो दैट जब वो एक प्रोग्रेसिव पोजीशन में आ जाता है कि स्टेप वाइज वो मेंटेन क्वालिटी मेजर्स होते जाते, सिर्फ एक टाइम पे नहीं के मेजर करके छोड़ दिया और फिर उसके बाद समथिंग कुड गो रॉन्ग इन बिटवीन. सो वो ओवर द टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग दोज मेजर्स एंड कीप ऑन जजिंग इट. अब बाल्ड्रिज क्राइटेरिया जो है have evolved from simple award criteria to a general framework for quality evaluation. So Baldrige Award जो है वो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के ऊपर अगर हम उसको जज करें तो Baldrige क्राइटेरिया जो है वो आता है किस चीज पे? इट्स इवॉल्व फ्रॉम सिंपल अवार्ड क्राइटेरिया जो सिंपल एक दिया जाता है टू अ जनरल फ्रेमवर्क बनाया जाता है क्वालिटी एवेल्युएट करने के लिए. Now many companies use these criteria to evaluate their own performance and set quality targets even if they are not planning to formally compete for the award. So बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इस क्राइटेरिया को एवेल्युएट करने के लिए उनके वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे करते हैं या उनके अपने जो है ना टारगेट सेट होते हैं क्वालिटी के, ठीक है.
इवन इफ दे आर नॉट प्लानिंग टू फॉर्मली कम्पीट, अगर वो इवन अवार्ड के लिए कम्पीट नहीं भी करना चाहती कंपनीज, इवन देन दे आर रिक्वायर्ड टू सेट दोज टारगेट्स, ताकि वो एक क्वालिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर सकें. सो टू मेंटेन दैट क्वालिटी लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे वुड सेट दोज डिफरेंट टारगेट्स एंड अपने परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, चाहे वो अवार्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डजंट मैटर. नाउ सेकंड प्राइज जो आ जाता है उसमें, पहला तो आ गया बॉलरिज, मालकम बॉलरिज, जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स की नाम के ऊपर बना. द सेकंड इज द डेमिंग प्राइज. अब आपको डेमिंग प्राइज का आपको एक आइडिया है, हमने इसके गुरुज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जिन्होंने इनिशिएट किए थे स्टैंडर्ड्स और डेवलप किए थे. नाउ द डेमिंग प्राइज इज अ जापानीज अवार्ड गिवन टू कंपनीज टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट. डेमिंग प्राइज क्या है? वो जापानीज अवार्ड है, ठीक है, और वो उन कंपनीज को दिया जाता है जो उनके एफर्ट्स के लिए कि उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट में एफर्ट्स किए. द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर W. Edwards Deming, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, who visited Japan after World War II upon the request of Japanese industrial leaders and engineers. ये अवार्ड जो है ये W. Edward Demings के नेम के ऊपर रखा गया. They've given the name of taken it and made it the Deming Prize. And it was when he had visited after World War II के बाद, when he had gone to Japan. और वो जापान क्यों गए थे? वो इंडस्ट्रियल लीडर्स और इंजीनियर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर गए थे, जिन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आके वो कुछ क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके पॉइंट्स जो डेवलप करें. नाउ व्हाइल देयर ही गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन क्वालिटी. तो जब वो वहां थे उन्होंने क्वालिटी की बेस के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए. द जापानीज कंसिडर्ड हिम सच एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी गुरु दैट दे नेम्ड द क्वालिटी अवार्ड आफ्टर हिम. यानी वो उन लेक्चर्स के बाद और उस तरह यानी जापानीज उनको इतना इम्पोर्टेंस देने लग गए कि जापानीज के मुताबिक वो उनको एक क्वालिटी गुरु माना गया वहां पे जापान में, और फिर उन्होंने ये अवार्ड जो है उनके नाम पे एज एन ऑनर उसमें रखा. Now the Deming Prize award has been given by the Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE, since 1951. अब ये अवार्ड जो है ये 1951 से दिया जा रहा है, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के को जो है ना उनकी यूनियन. Now competition of the Deming Prize was open to foreign companies in 1984. So before that वो सिर्फ जापान में ये यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की बेस पे जो है वो उनको दिए जा रहे थे 1951 में सिर्फ जापान में. उसके बाद ये फॉरेन कंपनीज के लिए भी ओपन किया गया 1984 में. Now in 89 Florida Power and Light was the first US company to receive the award. 51 से दिया जा रहा अवार्ड, उसके बाद 84 में फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया. 89 में आके 1989 में आके फ्लोरिडा पावर एंड लाइट कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, जिन्होंने पहली दफा ये अवार्ड जीता एज अ फॉरेन कंपनी. नाउ आफ्टर दैट अवार्ड देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशंस टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. अब उसमें एक सर्टिफिकेशन आ जाता है ISO. So you must have heard about the ISO 9000 and the ISO further. There are different categories इसकी दी गई हैं. Now the ISO 9000 standards. This increases in international trade during the 1980s. Created a need for the development of universal standards of quality. So जब international trade में 1980s में trade में increase हुआ तो उस वक्त एक बहुत ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएं क्वालिटी के, जिसकी बेस पे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को जज किया जा सके. तो उन्होंने उसके लिए फिर ये ISO 9000 जो है वो डेवलप किया. Now, universal standards were seen as necessary in order for companies to be able to objectively document their quality practices around the world. So, universal standards क्यों important थी?
वो इसलिए नेसेसरी थी कि इन ऑर्डर फॉर कंपनीज टू बी एबल, ताकि कंपनीज इस चीज़ के लिए वो एबल हो सके कि दे कुड ऑब्जेक्टिवली डॉक्यूमेंट देयर क्वालिटी प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड and they could spread the way they were maintaining quality in their organizations. Now, then in 1987, the International Organization for Standardization, ISO, published its first set of standards for quality management called ISO 9000. So, 87 में International ISO is the equivalent for International Organization for Standardization. So, the International Organization for Standardization ने अपना पहली दफ़ा set of standards और principles को जो है ना publish करवाया 87 में, जिसको quality management control के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया ISO 9000. Now, the International Organization for Standardization, the ISO, is an international organization, ठीक है, whose purpose is to establish agreement on international quality standards. तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनका बेस, इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये उस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर सब कंपनीज की, ये सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेंटेन स्टैंडर्ड पे अग्री हो सकें सारे कि ये चीज़ आपका यानी प्रीसेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टू मेंटेन क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी. सो इट currently has members from 91 countries including the United States. अब yes US इसमें जो है US भी included है और 91 US के अलावा 91 countries ऐसी हैं जो ISO के members हैं आजकल. Now, to develop and promote international quality standards, ISO 9000 has been created. So ये चीज़ किस चीज़ लिए मेंटेन किया जा रहा है इसको, कि ये डेवलप किया जा सके और प्रमोट किए जा सके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ISO 9000 consists of a set of standards and a certification process for companies. So आप नॉर्मल जज करते हो, देखते हो कि आपके आजकल भी मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर जिनको हम बोलते हैं ISO सर्टिफाइड. अब ISO सर्टिफाइड वही होते हैं जो इस सर्टिफिकेशन को पास कर चुके होते हैं, एंड दैट मीन्स दैट दे हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड दे मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. सो वो कंसिस्ट कर रहा है किन स्टैंडर्ड्स की बेस पे, जो सर्टिफिकेशन में इजी हो कंपनीज को, ताकि वो उनका जज कर सके कि उनकी क्वालिटी मेंटेन उस लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर. Now, by receiving ISO 9000 certification, companies demonstrate that they have met the standards specified by ISO. So, अगर वो ISO 9000 सर्टिफिकेशन पे पूरा उतर जाते हैं, पूरा हो जाते हैं, तो कंपनीज जो है ना ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, उससे प्रूव ये होता है कि उन्होंने वो अपने ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं स्पेसिफिक, उनके मुताबिक वो अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स उनके जो है ना कंपनी के चल रहे हैं. Now, the standards are applicable to all types of companies and have gained global acceptance. All of these standards, they are known all over the world, and every single country has accepted them as the standard qualities certification, and they have gained global acceptance, or overall global acceptance भी उनको मिली. Now, in many countries, ISO certification has become a requirement for doing business. So, बहुत सारे इस तरह यानी इंडस्ट्रीज में ISO सर्टिफिकेशन जो है वो एक रिक्वायरमेंट बन गई है बिजनेस करने के लिए. तो जिनके पास ISO सर्टिफिकेशन होगी, then that would be that they would be very successful in their business and they can maintain their business rules. Now, also ISO 9000 standards have been adopted by the European community as a standard for companies doing business in Europe. तो अगर हम ये जज करें तो ISO 9000 जो है वो स्टैंडर्ड्स उसके they have been adopted by the European community के बेस पे अडॉप्ट हुए हैं as a standard for companies doing business in Europe, उन कंपनीज के लिए जो बिजनेसेस कर रहे हैं यूरोप में. So एक उनको अडॉप्ट करने के लिए ये एक फिक्स वो कर दिया गया है कि they have to get their companies ISO certified. Now, in December 2000, the first major changes to the ISO 9000 were made. So, December 2000 में सबसे पहले उसमें changes लेके आए गए, introducing the following 3 new standards. उसमें
3 नए स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए, तो ISO 9000, 2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, फंडामेंटल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो उसमें क्या चेंजिंग लेके आई है, मेजर चेंजेस क्या आई उसमें, कि इट वाज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, their fundamentals and their standards. Now it provides the terminology and definition used in the standards. और ये उस टर्मिनोलॉजी को या वो डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं जो उस स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं. Now it is starting point for understanding the system of standards. So एक स्टैंडर्ड्स के सिस्टम को समझने के लिए, to understand those, this would be the starting point. Now ISO 9001 2000 quality management systems requirements would be that this is a standard used for the certification of a firm's quality management system. और किसी फर्म के जो है सर्टिफाई इसको ये नहीं किया जाता. दिस इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ अ फर्म्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. एक फर्म के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किए जाते हैं. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी में जो सक्सेसफुल बिजनेस कर रही है उनके अंदर ये क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं जिनके बेस के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर उनको जज करके फिर ये सर्टिफिकेशन दी जाती है. नाउ इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट the conformity of quality management systems to meet customer requirements. और ये क्या चीज़ है, ये वो जज करना चाह रहे हैं कि they want to demonstrate the conformity of quality management systems ताकि वो customer requirements के मुताबिक या उनकी needs के मुताबिक हो. Now the other one is ISO 9004 2000 quality management systems. It is the guidelines for performance. तो पहला वाला तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आ गई 9001. 9004 जो है that is guidelines for performance. Now it provides guidelines for establishing a quality management system. ये उस चीज के लिए आपको गाइडलाइंस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश कर सकें. It focuses not only on meeting customer requirements but also on improving performance. तो ये ना सिर्फ जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के ऊपर जो है फोकस कर रही है बट ऑल्सो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो और उनका परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज का वो भी एक, या कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव हो. Now these are 3 standards. These 3 standards are the most widely used and applied to the majority of companies. So ये 3 जो है standards जो है ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, और majority companies पे अप्लाई होता है ये. Now however 10 more published standards and guidelines exist as part of the ISO 9000 family of standards. So फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है आईएसओ के उसमें 10 और भी पब्लिश स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं. यानी ये 3 तो मेन ऐसे हैं ना जो हर मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज पे अप्लाई होता है और मोस्टली वर्ल्ड वाइड वो यूज किए जाते हैं. बट उनके अलावा इसमें आईएसओ 9000 के जो स्टैंडर्ड्स में 10 और पब्लिश स्टैंडर्ड्स भी हैं. ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं गाइडलाइंस देने के लिए. नाउ टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन, पहले अब आईएसओ सर्टिफिकेशन रिसीव करने का जो तरीका है, टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन अ कंपनी मस्ट प्रोवाइड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स क्वालिटी प्रोसेसेस. सो एक कंपनी को आईएसओ सर्टिफाई होने के लिए एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशंस, इंटेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस देनी है. ठीक है, अपने क्वालिटी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हुए ताकि वो जज कर सके उनकी बेस पे कि इनके क्वालिटी प्रोसेसेस क्या है इनके ऑर्गेनाइजेशन में. Now this includes methods used to monitor quality. Quality monitor करने के लिए the methods and frequency of worker training, job descriptions, inspection programs, and statistical process control tools used. So ना सिर्फ ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए उनके मेथड्स को जज किया जाता है, बट इसलिए भी जज किया जाता है कि उनके फ्रीक्वेंसी देखी जाए, वर्किंग ट्रेनिंग, वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो देते हैं उनके अंदर उनको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या क्या है, उनके ऊपर वो आर दे वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट. इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स जो है
क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल्स ऑल्सो जो यूज होते हैं. Now, high quality documentation of all processes is critical. It's very important to have high quality documentation for these processes. Now, the company is then audited by an ISO 9000 registrar who visits the facility to make sure the company has a well documented quality management system and that the process meets the standards. So, company जो है वो ऑडिट किया जा रहा है 9000 ISO 9000 के उधर. एक जो है ना उन्होंने they fixed a person who they call the registrar. Now he visits the different facilities of the different organizations or companies, and during his visits he would make sure he is going to go through all the documentation of the company, and he's going to make sure that the company has a well documented quality management system. और उनका यानी document के point of view से उनका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा चल रहा हो, एंड दैट द प्रोसेस मीट्स द स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यानी उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो वो प्रोसेस. नाउ इफ द रजिस्ट्रार फाइंड्स दैट ऑल इज इन ऑर्डर, सर्टिफिकेशन इज रिसीव्ड. अगर रजिस्ट्रार को ये देख लेता है कि वो एवरीथिंग ऑर्डर में चल रहा है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, देन दैट कंपनी इज गिवन द सर्टिफिकेशन फॉर the ISO. Now, once a company is certified, it is registered in an ISO directory that lists certified companies. एक दफ़ा कंपनी सर्टिफाई हो गई, ठीक है, फिर वो रजिस्टर कर दी जाती है ISO डायरेक्टरी में, जिसमें लिस्ट वहाँ पे सर्टिफाइड कंपनीज को की लिस्ट में मौजूद है, जो अगर कोई जज करना चाहे तो दे कैन चेक दोज डायरेक्टरीज, द ISO डायरेक्टरी, and they can find the companies that are registered in it. Now, the entire process can take 18 to 24 months. पूरे process में 18 से 24 महीने लग सकते हैं, and can cost anywhere from $10,000 to $30,000 अगर हम US में जज करें, ठीक है. तो ISO process में 18 से 24 महीने लग सकते हैं तो इसको जज करने में, एंड उसका कॉस्ट जो है वो $10,000 से लेके $30,000 तक आ सकता है. Now, companies have to be recertified by ISO every 3 years. और एक कंपनी जो है अगर वो एक दफ़ा उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली है तो उनको हर 3 साल के बाद रीसर्टिफाई होना पड़ता है. यानी वो द रजिस्ट्रार कम्स अगेन एंड चेक्स इफ दैट कंपनी और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग द क्वालिटी दैट दे हैड सेट एंड दोज स्टैंडर्ड्स एंड still meeting it after 3 years of working in production, manufacturing, or providing services, whatever. So one of the shortcomings of ISO certification is that it focuses only on the process used and conformance to specifications. So इसका एक सिर्फ shortcoming क्या है कि ये सिर्फ जो है उसके ऊपर फोकस करता है जो प्रोसेस यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, conformance to specifications. ठीक है. So in contrast to the Baldrige criteria, ISO certification does not address questions about the product itself and whether it meets customer and market requirements. Now today there are over 40,000 companies that are ISO certified. So इसका backdrop क्या होगा या इसका सिर्फ weak point क्या है कि Baldrige criteria के निस्बत अगर हम इसको जज करें तो ISO certification जो है वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करती, वो उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन व्हाट द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग, और कि वो मार्केट या कस्टमर नीड्स पूरा कर रहा है या उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरे उतर रहे हैं या नहीं. बट देयर आर फिर भी उनको सर्टिफिकेशन सिर्फ इस चीज़ की मिल जाता है कि दे आर यानी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन दे आर फॉलोइंग द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ISO. So in fact, certification has become a requirement for conducting businesses in many industries. So कई industries में तो ये certify करवाना जो है एक requirement बन गई है, ISO certification लेना. Now the need for standardization of quality created an impetus for the development of other standards. अब अगर हम ये देखें, the need for standardization जो है
क्वालिटी के लिए टू क्रिएटेड एन इम्पेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड्स, दूसरे स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए ये एक तरह से एक बेस बन गया, ठीक है, आईएसओ वाले। नाउ इन 1996 द इंटरनेशनल, इन्होंने आईएसओ 14000 स्टैंडर्ड्स भी जो है ना इजाद हुआ है। So in 1996, the International Standards Organization, the ISO, introduced standards for evaluating a company's environmental responsibilities. So, पहले तो they were just judging the documentation. Now in 1996 उन्होंने एक और चीज introduce करवाई कि वो कंपनी के जो है environmental responsibilities को भी judge करे, evaluate करे. Now these standards जो हैं, they are termed ISO 14000. And it focuses on 3 major areas. ये ISO 14000 है and ये 3 major areas को focus करता है. First would be management system standards. They measure system development and integration of environmental responsibility into the overall business. So management systems जो है क्या कर रहे हैं? Management system ऐसे standards हैं जो measure करते हैं system development and integration उसकी, और जो environment है and how the environmental responsibilities into the overall business, यानी environmental responsibilities क्या क्या है और overall business को वो कैसे affect करती हैं. Now the second would be operation standards include the measurement also of consumption of natural resources and energy. So the second thing would be that these operation standards would include, we would, let's say, then measure how natural resources and energy is consumed or used in the standard operations. The third point would be environmental systems. Now, environmental systems standards measures emissions, effluents, and other waste systems. So what it is doing is it's judging according to, let's say, like a company, a factory who's making some chemical, तो उनके waste products को भी measure करना कि उनके वो standard के ऊपर are they following those standards of the disposal of the waste of their product, and how bad is it affecting the environment around it. So ISO 14000 would be, let's say, with greater interest in green manufacturing and more awareness of environmental concerns. So ज़्यादा आप इसको green manufacturing में जज कर सकते हैं, और ये एक awareness create करने के लिए है कि environmental concerns जो हैं ताकि environment damage ना हो. Now the ISO 14000 may become an important set of standards for promoting environmental responsibility. So later on maybe ISO 14000 जो है वो एक important means हो या important standards हो इसको judge करने के लिए, promote करने के लिए कि environmental responsibilities for organizations या companies, are they fulfilling them or not, and are they maintaining it or not. Now when we speak about why TQM efforts fail, so total quality management के अगर हम efforts देखें तो वो fail क्यों होते, ठीक है, certifications भी आ गई, different वो भी आ गए, awards भी आ गए. Now discussing the philosophy, अगर हम philosophy को देखें, so we have discussed the meaning of TQM. अभी तक हम लोग TQM का total quality management के meaning भी discuss कर चुके हैं, and the great benefits that can be attained through implementation. और उन बेनिफिट्स को भी हम जज कर सके जो इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है अटेन किए जा सकते हैं. सो येट देयर आर स्टिल मेनी कंपनीज दैट अटेम्प्ट अ वैरायटी ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स and find that they have not achieved any or most of the expected outcomes. So when we want to judge total quality management in an organization, so we want to see if it fails, so what are the implementations of that and why. So yet there are still many companies that would attempt a variety of quality improvement efforts. वो फिर भी variety judge करते हैं, quality management improvement के लिए efforts करते हैं different, but they still find that they have not achieved any of them, and most of the expected outcomes और expected outcomes पे वो पूरी नहीं कंपनी आ पा रही. क्यों? जबकि वो different quality improvement efforts भी कर रहे हैं. The most important factor इसका क्या है कि the most important factor in the success or failure of total quality management efforts is the genuineness of the organization's commitment. मेन चीज क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट कितनी जेन्युइन है, ये अफेक्ट करता है उसकी सक्सेस या उसकी फेलियर के ऊपर अफेक्ट करता है.
Now, often companies look at TQM as another business change. So sometimes companies would look at that as another business change that must be implemented due to market pressure without really changing the values of their organization. So कई दफ़ा कंपनीज जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम को ये समझते हैं कि सिर्फ उनके ऊपर मार्केट प्रेशर की वजह से उनको ये एक चेंज लाना है अपनी कंपनी के अंदर, इम्प्लीमेंट करना है, बजाय कि वो अपने वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन के उन्हीं को बेस को चेंज करें. And when they take it as an extra responsibility, तो फिर उनको ये जज करने में ये प्रॉब्लम होती कि maybe they're not so sincere or genuine in wanting to implement all the total quality management points in it or follow the standards according to it, because they think that maybe they have to change the basic values of their organization. Now, if you recall, that TQM is a complete philosophy that has to be embraced with true belief, not mere lip service. So TQM जो है ना, अगर आप उसकी philosophy देखें तो उसको true belief के साथ embrace करना पड़ता है उसको. They have to follow those standards, to practically follow those standards of quality management, to maintain quality within an organization and perform quality checks and so on and so forth. ये सिर्फ एक जुबानी कलामी बात नहीं है, लिप सर्विस नहीं है सिर्फ, but it is about exactly how they have to implement it. Now, looking at TQM as a short-term financial investment is a sure recipe for failure. So अगर हम TQM को देखें कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही है, कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक कंपनी ले रही है और हम उसको सिर्फ वक्ती तौर पे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर लें और देख लें, तो दैट वुड बी देन वो फेलियर की तरफ जा रही है कंपनी. बिकॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट TQM, सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर बेस है उसका कि ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में चलता रहे. उस प्रोसेस की सक्सेस जो है वो उस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सक्सेस जो है उस प्रोसेस की सिर्फ इसी बेस पे है कि continuous quality checks ho, continuous training ho, and an organization would continuously be in that process, not step by step or take it as a one-time investment. Another mistake a company could do in their efforts, and they might fail in those, would be is the view that the responsibility for quality and elimination of waste lies with employees other than the top management. अगर दूसरी चीज़ ये देखी जाए तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कंपनी कर सकती है कि वो ये चीज़ देखे कि जो सारी क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी, और उसकी जो है एलिमिनेशन जो है वेस्ट लाइफ के, वो जो है एम्प्लॉयज़ के सर पे रखते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टॉप मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है. So that would be the major mistake, because only if the top management is involved, like we've discussed before, the top management has to be involved with the employees' help, and they have to guide the employees for maintaining quality. अगर top management ही interested नहीं होगी quality maintain करने के लिए, so automatically then the lower employees of the company would give a damn also, and they wouldn't also take care of maintaining quality in a company. So they wouldn't care about it, that if that company or the product is maintaining the quality standards or not. So it's very important that the top management has to be involved at every point of these quality checks. Now, it is a let the workers do it mentality. ये चीज़ कहाँ पे गलत हो जाती है, कहाँ पे नुकसान होती है कि अगर वो कहते हैं कि लेट द वर्कर्स डू इट, यानी वर्कर्स को ही करने दो, ये मेंटालिटी अगर हम रखते हैं तो फिर देन टॉप मैनेजमेंट जो है अगर वो सारा कुछ छोड़ के वर्कर्स की बेस के ऊपर छोड़ के चला जाते और खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, देन दे वुड डेफिनेटली बी वर्किंग टुवर्ड्स और मूविंग टुवर्ड्स फेलियर. अ थर्ड कॉमन मिस्टेक would be is over or under reliance on statistical process control, SPC methods. थर्ड मिस्टेक क्या हो गई कि या तो ओवर हो गया या अंडर रिलायंस हो गई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस पे. नाउ द SPC, the statistical process control,
is not a substitute for continuous improvement, teamwork and a change in the organization's belief system. So ये सिर्फ जो है एक continuous improvement या teamwork के लिए नहीं है, it's also a change in the organization's belief system, उनके belief system में भी एक change लाने के लिए. So however, SPC is a necessary tool for identifying quality problems. So मेन चीज़ SPC यानी ये नहीं है कि हम सब्सटीट्यूट नहीं कहते उसको कि वो उसकी जगह जो है ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट या टीम वर्क को इम्प्रूव करने के लिए या चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिलीफ सिस्टम में वो SPC ही सिर्फ जो है ना स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ही सिर्फ इन्वॉल्व है या वही सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिबल है. बट वी वुड से कि इस चीज़ में जो है ऑर्गेनाइजेशंस का यानी बिलीफ सिस्टम जो है ना चेंज सिर्फ टीम वर्क की बेस पे नहीं, उनकी कंटिन्यूस टीम वर्क की इम्प्रूवमेंट की बेस पे है. सो हाउएवर SPC इज अ नेसेसरी टूल फॉर आइडेंटिफाइंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स. सो SPC एक नेसेसरी टूल है क्वालिटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉट फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ इट. So when students speaking about the statistical process control, then we would say that it's an important tool also कि हम quality problems को maintain करने के लिए, judge करने के लिए उसको जो है हम use कर सकते हैं. Now some common causes, again why if we see that for the total quality management failure are lack of a genuine quality culture or lack of top management support and commitment over and under reliance on statistical process control SPC methods. So common causes हमारे क्या है TQM failure के सबसे अगर common causes हम judge करें तो वो lack जो है ना of genuine quality culture, एक quality culture का lack है and lack of top management support भी है, ठीक है, and commitment over and under reliance जो है on statistical process control methods. So उसकी वजह से भी कंपनीज के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फेलियर होता है. Now companies that have attained the benefits of TQM have created a quality culture. अब कुछ ऐसे जो है कंपनीज हैं जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स लिए हैं, अटेन किए हैं, उन्होंने एक क्वालिटी कल्चर मेंटेन कर लिया है. Now these companies have developed processes for identifying customer defined quality and they have developed those processes to identify कि customer defined quality क्या है, वो क्या demand है उनकी. Now in addition they have a systematic method for listening to their customers. अपने customers की बात सुनने या उनका collecting और analyzing the data from their customers और उनके problems को समझना और उसके मुताबिक change करना और उनके feedback लेना, उसके लिए companies ने एक systematic method इजाद किया है. Now, in addition, they have a systematic method for listening to their customers, collecting and analyzing data pertaining to a customer's problems and making changes based on customer feedback. Now, you can see that in these companies, there is a systematic process for prioritizing the customer needs that encompass the entire organization. तो अगर आप देखें इसमें तो कंपनी के जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कस्टमर नीड्स को, ठीक है, एंड इट इनकम्पसेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल और उसमें पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कि कस्टमर नीड्स के मुताबिक वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वो कंपनीज डेवलप करें. Now, as we have seen, total quality management has impacts on every aspect of the organization. So, अगर हम ये चीज़ जज करें तो total quality management जो है उसके impacts हैं organization के हर aspect के ऊपर, ठीक है. Quality management is an important factor in any business or any organization. So, every person and every function is responsible for quality and is affected by poor quality. So हर कोई जो है उसमें quality के लिए they are responsible for it, ठीक है,
और वो उस क्वालिटी से अफेक्ट भी हो रहे हैं और पुअर क्वालिटी से भी अफेक्ट हो रहे हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स रिकॉल दैट मोटोरोला implemented its Six Sigma concept not only in the production process but also in the accounting, finance and administrative areas. तो अगर जज किया जाए तो अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो ऑब्वियसली एक कंपनी जो है, एवरी सिंगल पर्सन इन दैट कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन इट एंड वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्वालिटी के लिए भी और पुअर क्वालिटी के लिए भी. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हम रिकॉल करते हैं कि मोटरोला ने जो है ना इम्प्लीमेंट किया था सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को, एंड सिर्फ अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं बट ऑल्सो उसने अपने अकाउंटिंग में भी, अपने फाइनेंस में भी और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में भी उसको इम्प्लीमेंट किया सिक्स सिग्मा प्रोसेस को. Similarly, now when we speak about the OM across the organization, then similarly ISO 9000 standards do not apply only to the production process either. They apply equally to all departments of the company. So अगर similarly हम ये चीज जज करें तो ISO standards भी सिर्फ जो है वो production process को नहीं involve कर रही, सिर्फ वो भी they also apply equally to जो है ना सारे departments जो है ना कंपनी के, उसके ऊपर भी अप्लाई करता है. Now a company cannot achieve high quality if its accounting is inaccurate or the marketing department is not working closely with the customers. So एक कंपनी जो है वो हाई क्वालिटी अचीव कर ही नहीं पाती है अगर वो उसकी अकाउंटिंग जो है इनएक्यूरेट हो या उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर्स के साथ सही तरह काम ना कर रहे हो चल के, तो फिर उनके लिए वो अचीव करना हाई क्वालिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्योंकि एक हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ आपकी फर्म की अकाउंटिंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बल्कि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी कस्टमर्स के साथ उनका कस्टमर फीडबैक लेना, उनसे उनके जो है ना फोकस ग्रुप्स में जाना, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स का जानना, ठीक है, प्रोडक्ट के उसके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ TQM requires the close cooperation of different functions in order to be successful. So TQM, the base of total quality management is that it needs the close cooperation from different functions. Different functions और different जगह से, यानी उसको अकाउंटिंग का भी चाहिए, मार्केटिंग का भी चाहिए, यानी different departments जो है उन सब की cooperation की बेस पे total quality management का प्रोसेस चलता है. ठीक है, और उसको सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज में वो क्वालिटी मैनेज होनी चाहिए. नाउ इन दिस सेक्शन वी वुड फर्दर लुक एट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज अदर फंक्शंस इन TQM. सो फर्दर अब हम देखते हैं कि अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मजीद ऐसे क्या फंक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. So the first we would say that marketing plays a critical role in TQM process by providing key inputs that make TQM a success. So मार्केटिंग क्या कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट कि मार्केटिंग जो है वो एक मेजर क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस को, उसके की इनपुट्स उसको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके. नाउ रिकॉल दैट द गोल ऑफ TQM is to satisfy customer needs. टोटल इसका गोल क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? कि वो कस्टमर नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हों बाय प्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट प्रोडक्ट दैट कस्टमर्स वांट. किस तरीके से? वो चीज प्रोड्यूस करने से जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट वो जस्टिफाई कर सके, प्रोड्यूस कर सके, जो कस्टमर की जरूरत है उसके मुताबिक. Now, marketing's role is to understand the changing needs and wants of customers by working closely with them. So, marketing का major role क्या चीज होती है? जो marketing आपका डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सबसे ज्यादा पॉइंट, मेन चीज उसने क्या अंडरस्टैंड करना है? उसने चेंजिंग नीड्स देखनी है, उनकी वांट्स देखनी है कस्टमर की, उनकी नीड्स जज करने कि इफ द कस्टमर एंड हाउ कुड दे अचीव दैट इज विथ वर्किंग क्लोजली विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स के साथ क्लोजली काम करेंगे तो उनको एक जज होगा, एक आइडिया होगा. नाउ दिस रिक्वायर्स अ सॉलिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट्स.
and an understanding of whom the product is intended for. So ये क्या चीज रिक्वायर कर रही है? सॉलिड आइडेंटिफिकेशन जो है रिक्वायर कर रही है टारगेट मार्केट्स के, ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी of whom the product is intended for, कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट intended है कि अगर let's say if it's maybe a toy, then they have to understand that it is their in their marketing that the product is intended for kids or children. So according to that उनको उसको फिर वो एक एज लिमिट होती है, let's say 6 to 10 की एज के बच्चों के लिए वो डिवाइस बनाई गई है, और let's say below 6. So they have to identify those specific points and requirements ताकि वो उस एज लिमिट में उनके लिए वो टॉय प्रोवाइड हो सके और वो नीड्स पूरी हो. Now sometimes apparently small differences in product features can result in large differences in customer appeal. So कई दफ़ा जो है आप apparently आप ये देखते हो कि small differences हैं जो product features में, ठीक है, and it can result in large differences जो है, ठीक है, in customer appeal. So sometimes वो ये जज कर सकते हैं कि मे बी हम प्रोडक्ट फीचर्स अगर जो है चेंज करें या उनको डिफरेंट करें थोड़ा सा, तो मे बी वो रिजल्ट क्या कर जाएगा कि कस्टमर अपील में लार्जर डिफरेंसेस उसके काउंट होंगे. नाउ मार्केटिंग नीड्स टू एक्यूरेटली पास कस्टमर इंफॉर्मेशन अलोंग टू ऑपरेशंस. What does the marketing have to do? They have to pass their information, their customer information or whatever they feedback that they've gotten that to the operations department, so that the people in the operations can meet the needs of the customer. And operation needs to include marketing in any planned product changes, or if the operation is going to change the design of the product in any way, they have to have the marketing department in order with it, so that the marketing department can judge कि yes इसमें ये plan change हो रहा है and this is the way they have to market the product, or this is how they have to find out how it affects the customer needs. Now, finance is another major participant in the TQM. So finance जो है that is another major participant है, ठीक है. पहला तो marketing आ गया, second आ गया finance. अब finance क्यों major है? Because in total quality management process में, because the great cost consequences of poor quality, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, like if they like with the old concepts of quality management अगर हम चलते और देखते तो एक प्रोडक्ट है उसको डेवलप, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, लेकिन उसका हमने उसमें वर्कर लेबर भी लग गया, उसमें मटेरियल भी लग गया, उसमें मशीन का टाइम एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और वो सारा वो चीज़ें भी लगे, और एंड पे हमने प्रोडक्शन के बाद उसको जब जज किया तो हमने देखा कि उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही और वो पार्ट डिफेक्टिव है, हमने उठा के उसको डिस्पोज कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया. उस वक्त वो जो डिस्कार्ड कर रहे हैं दैट इज अ लॉस ऑफ मनी, और वो कॉस्ट इफेक्ट हो रही है कंपनी की एंड पुअर क्वालिटी की वजह से. Now, general definitions of quality need to be translated into specific dollar terms. So, general terms जो हैं क्वालिटी के वो उनको definitions को must है कि हम dollar terms में specify करें और उनको money wise हम उसको explain करें. Now, this serves as a baseline, let's say, for monitoring the financial impact of quality efforts and can be a great motivator. So, ये चीज़ क्या कर रही है कि ये सर्विस से हमें क्या फ़ायदा होगा कि वो एक बेसलाइन प्रोवाइड कर रहा है मॉनिटरिंग करने के लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है, जो क्वालिटी एफर्ट्स है उसके, एंड इट कैन बी आल्सो अ ग्रेट मोटिवेटर आल्सो टू इन दैट फैक्टर. नाउ रिकॉल द 4 कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डिस्कस्ड अर्लियर. तो अगर आप शुरू के उसमें आप देखिए कि हमने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जो कॉस्ट है, क्वालिटी कॉस्ट जो है, अगर हम उनके ऊपर अगर नजर डालते हैं तो वी कैन सी के दैट द फर्स्ट 2 कॉस्ट जो द वंस दैट वर इंपॉर्टेंट वाज प्रिवेंशन एंड अप्रेजल. सो प्रिवेंशन, preventing the defects, and appraisal. They are preventive costs.
Now they are intended to prevent internal and external failure costs. ये prevention and appraisal cost क्या आ जाएगी पहले दो, क्यों कि उसमें वो चीज अटेंड कर रहा है, it means and it is focusing on कि internal costs भी जो है ना कि लॉस में भी हम उसको प्रिवेंट कर सके एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी हम प्रिवेंट कर सके. नाउ नॉट इन्वेस्टिंग enough in prevention costs can result in failure costs. So अगर हम preventive costs में इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो फेलियर कॉस्ट में निकल आएगा. ठीक है, अगर हम शुरू में ही प्रिवेंशन के स्टेप्स नहीं उठाएंगे इम्प्रूवमेंट के लिए तो ऑटोमेटिकली एंड पे जब वो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा तो वो पूरे का पूरा कॉस्ट उसका फेलियर का आपका वो जो है ना वेस्ट गया. So which can hurt the company, and many companies can go bankrupt because of that also. Now on the other hand, investing too much in preventive costs may not yield added benefits either. So sometimes ये भी आप जज कर सकते हो कि अगर आप बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रिवेंशन कॉस्ट में तो फेलियर में रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टू मच इन्वेस्ट कर रहे हो प्रिवेंटिव कॉस्ट में तो वो शायद एडेड बेनिफिट्स आपको जो है ना प्रोवाइड कर सके एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी आल्सो इन ट्राइंग एडिंग और स्पेंडिंग मोर ऑन द प्रिवेंशन कॉस्ट. Now, financial analysis, if we judge about financial analysis of these costs, so financial analysis बहुत important है, बहुत critical है इसमें. Now, you can see that finance plays a large role in evaluating and monitoring the financial impact of managing the quality process. So, major चीज आप क्या देख सकते हैं कि you can see that finance plays a large role. So, every company's finance matters a lot also, especially in evaluating and monitoring the financial impact of managing the quality process. So quality process को judge करने के लिए या उसका impact जो है manage करने के लिए finance जो है ना वो बहुत important role play करता है. अब evaluate कर रहे हैं, monitor कर रहे हैं financial impact को, ठीक है, quality process को judge करने के लिए. So automatically to maintain those standards it does affect. Too much or too less finance also plays a major role in it. Now this includes costs related to preventing and eliminating defects, training employees, reviewing new products and all other quality efforts. तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? These would be the cost जो है preventing का, to prevent any defects या eliminate करना defects को या कोई फॉल्ट्स या प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करना या उनको हटाना दूर करना. फिर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो देन यू हैव टू हैव ट्रेनर्स टू ट्रेन देम, टाइम उसमें लगता है, कॉस्ट उसमें आती है, ठीक है. सो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट. फिर उसके बाद रिव्यू न्यू प्रोडक्ट्स को अगर हम रिव्यू करते हैं, ये सारे जो है और डिफरेंट क्वालिटी एफर्ट्स जो है हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ये सारे कॉस्ट में उसमें फाइनेंसेस जो है इंसान के वो या ऑर्गेनाइजेशन के वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है. नाउ द वन पार्ट ऑफ द अदर थिंग आफ्टर फाइनेंस वुड बी अकाउंटिंग. Now, accounting is important in total quality management also process because of the need for exact costing. So, accounting इसलिए important है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जज करते हैं, अकाउंट्स वाले जज करते हैं. एक तो फाइनेंसेस आपके लग रहे हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपका अकाउंटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, where they have a check and balance of your finance. Now, accounting is important in total quality management process because of the need for exact costing. So, हमें exact need पता लग जाती है कि क्या cost जो है ना हमें किस चीज की पड़ रही है. Total quality management efforts cannot be accurately monitored and their financial contribution assessed if the company does not have accurate costing methods. और हम total quality management को we cannot affect it or like it wouldn't be effective accurately अगर उसको monitor ना किया जाए और उनके financial contributions को assess ना किया जा सके.
and if the company does not have accurate costing methods, अगर उनका एक accurate नहीं बने हुए या correct costing methods नहीं है, ठीक है, so फिर total quality management को accurately monitor करना या किसी को judge करना किसी company में, it would be very very difficult because it's impossible to judge them or accurately monitor something जबकि आपका अगर costing methods ही proper या accurate नहीं है, तो वो जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ इंजीनियरिंग एफर्ट्स आर क्रिटिकल इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल्सो. इंजीनियरिंग एफर्ट्स जो हैं वो भी क्रिटिकल हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बिकॉज ऑफ द नीड टू प्रॉपरली ट्रांसलेट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इनटू स्पेसिफिक इंजीनियरिंग टर्म्स. सो इंजीनियरिंग एफर्ट्स जो हैं वो क्रिटिकल क्यों हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? बिकॉज of the need to properly translate customer requirements, ताकि properly customer की जो requirements हैं उसको translate करके properly यानी specific engineering terms में लाया जा सके और फिर उसको implement किया जा सके product designing में या manufacturing में. Now recall the process we followed in developing quality function deployment. QFD को जो हमने जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका जो अगर हम रिकॉल करें आप उसमें, तो इट वाज द सेम इन फॉलोइंग कि हमने वो कस्टमर का जो डेली एवरीडे लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करना इनटू द स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स में लेके आना. वही प्रोसेस जो है हम इधर इम्प्लाई करते हैं. सो इट वाज नॉट इजी टू ट्रांसलेट लेट्स से अ कस्टमर रिक्वायरमेंट सच एज a good-looking backpack into specific terms such as material, weight, color grade, size and number of zippers. So जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की एक good-looking backpack के बारे में, स्टूडेंट्स के लिए बैकपैक अगर हम डेवलप कर रहा है एक आपका जो है ना कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, so उसको ट्रांसलेट करना इस वर्ड्स को a good-looking backpack. How would we translate it? How would we know what the customer requirement is? Customer की क्या requirement है? हमें कैसे पता लगेगा सिर्फ इस एक जुमले से कि a good looking backpack? We don't know what they want. We don't know what they demand. We don't understand what their requirements are. So to maintain that, then finding out we need to have those customer requirements translated into the specific technical terms. जिसमें अब टेक्निकल टर्म्स में क्या चीज आ गई, हमने उसको यही गुड लुकिंग बैकपैक को हमने ट्रांसलेट करके कैसे चेंज कर दिया टेक्निकल टर्म में कि इनटू स्पेसिफिक टर्म्स हमने कर दिए, जैसे मटेरियल्स कि क्या क्या मटेरियल यूज होना चाहिए उस पे उसका क्वालिटी मेंटेन, उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. फिर वेट के बारे में कि उसका लाइट वेट कस्टमर का जो है ना डिमांड होती है कि बैकपैक जो है ये स्टूडेंट्स की कि लाइट वेट हो. फिर कि उसके अंदर रूमिनेंस हो, जगह हो, उसमें पॉकेट्स हो, ठीक है, उसमें कलर ग्रेड हो, ठीक है, जिसके उससे आउटलुक उसकी बने. फिर उसका साइज हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दे कैन फिट ऑल देयर स्टफ इन इट. एंड उसमें जिपर्स हो that would include the different sections and pockets and divide them and also give roominess. So all of these things matter a lot in the basic concept of translating the customer requirements into technical terms. So these are just examples of how we would translate them. So according to this, then maintaining engineering efforts will be जो है ना critical है total quality management में. And there are many other factors also that are important in total quality management, which we will be studying in the next lecture. It will be a continuation of this, studying the features of total quality management and what are the required aspects of it. So thank you, students. Good day, and I will see you in the next lecture, and we will continue from here further on. Thank you so much.